हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं तो ठीक हूँ फ़िलहाल, आप लोग भी ठीक होंगे ये मेरा अनुमान है और शायद मेरा अनुमान सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इससे पहले हम लोग जो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर था, जिसको मैंने एक और नाम दिया है स्टील डिज़ाइन, है ना, इससे घबराना नहीं है। तो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट था उसमें हम लोगों ने डिफरेंट सेक्शंस के बारे में जाना था कि क्या सिस्टम है, कैसे कैसे सेक्शन आते हैं, कैसे कैसे रोल स्टील सेक्शन उपलब्ध है, जैसे कि एल सेक्शन, आई सेक्शन। एल सेक्शन को ही एंगल सेक्शन कहा जाता था, दो प्रकार का था वो, है ना। एक था इक्वल एंगल, दूसरा था अनइक्वल एंगल। तो वो एंगल सेक्शन के बारे में था। उस प्रकार से टी सेक्शन भी था, है ना। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्टील का एडवांटेज क्या है, मतलब कि क्या फ़ायदा है हम लोग जो कि स्ट्रक्चर स्टील का बनाते हैं, है ना। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चले तो खासकर हमको लगता है कि मज़ा आने वाला है ना। स्टील स्ट्रक्चर के बैकग्राउंड में अगर चले तो हम सबसे पहले चलते हैं, है ना, कि जो मेरा प्राचीन युग था उसमें जो भी मेरा एंशिएंट एजेस था उसमें क्या था, घर तो बनाया नहीं जाता था, लोग जंगल में निवास करते थे। सेकेंड मॉडर्न ये मिडिल एज आया। मिडिल एज आने के बाद क्या हुआ, लोगों में कुछ विकास हुआ और क्या हुआ वहाँ से, है ना, तो वहाँ से लोग घर में रहना स्टार्ट किए। मिडिल एज की बात है स्टूडेंट्स। जब आती है हम लोगों की बात मॉडर्न एज की, है ना, हम लोगों की हिस्ट्री की बात आती है, तो उसमें देखा जाता है कि बहुत ही एडवांस चीज़ें बन गई हैं, बिल्डिंग बन गई हैं, ब्रिजेस बन गए हैं, जो कि ये स्टार्टिंग के युगों में नहीं हुआ करता था। स्टूडेंट्स, हम आपको ये युग के बारे में इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप बेसिक स्ट्रक्चर के, है ना, फंक्शनलिटी को समझ सको। कैसे समझोगे, इसके लिए पहले जो घर बनते थे वो घर बनते थे बेम्बूज के, है ना। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस हुआ तो जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ी तो हम लोग आते गए और आज हम लोग ऐसे सिस्टम पर खड़े हैं जिसकी कल्पना, है ना, साइंस करती है ना। खासकर हम लोगों में ऐसी कल्पना बहुत ही बिरले ही होती है कि पहले की चीज़ें कैसी रही होंगी, है ना। पहले की चीज़ें जैसे कि पहले लोग जो रहते थे वो इतना डिफ़िकल्ट लाइफ जीते थे, उतना कष्ट से जीते थे, इतना कष्टमय जीवन था उनका। अगर उसकी कल्पना भी किया जाए तो हम लोग उस लाइफ के 1/1000वां भाग भी दुख नहीं झेल रहे हैं। ये सब साइंस की देन है। स्टूडेंट्स, जहाँ तक स्टील की बात आती है कि ये स्ट्रक्चर में एग्जिस्टेंस में जो आता है तो इसके क्या फ़ायदे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्टील के पास एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ होता है ना। क्योंकि कह सकते हैं इसमें मेन कंपोनेंट जो पाया जाता है आयरन का होता है ना। आयरन के अलावा क्रोमियम भी पाया जाता है स्टील्स में। तो इस डिफरेंट अमाउंट में, है ना, मटेरियल्स को मिलाने के बाद स्टील का निर्माण होता है, जिस मटेरियल के मिक्सिंग के कारण उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ का इन्हांसमेंट होता है, जैसे कि उसमें ब्रिटलनेस का गुण जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, डक्टिलिटी की गुण आ जाती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि स्टील अपने आप में कोई एलिमेंट नहीं है और वो जो है डिफरेंट एलिमेंट का एक प्रकार का मिश्रण है ना, मेटालॉइड्स। ठीक है, तो स्टील के बारे में ये पता चला कि स्टील डिफरेंट चीज़ों के से मिलकर बना हुआ है। इसमें आयरन भी है, क्रोमियम भी है ना, और जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ, आखिरकार ये स्टील जो है इसका स्ट्रक्चर में क्या फ़ायदा है, यही हमारी आज की क्लासेस होंगी। स्टूडेंट्स, आप देखते होंगे, जैसे कि आप तो अभी 5वें सेमेस्टर में हैं, देखते होंगे क्या कि जो स्टील का सिस्टम होता है उसको आप, है ना, उसमें इलास्टिसिटी की अच्छी खासी प्रॉपर्टी पाई जाती है। मतलब कि उसको किसी सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर आप लोडिंग दे रहे हो तो वो कुछ, है ना, वो कुछ नमड़ सकता है, उसमें कुछ इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आ सकती है। यही जो बेसिक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, उसका ही हम लोग फ़ायदा उठाते हैं और इसीलिए हम इससे स्टील का स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सपोज करो कि आपका घर है ना, और एक घर जो है स्टील का बना हुआ है और एक घर है
जो कि PCC का बना हुआ है, मतलब कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है, उसमें कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं दिया गया है, मतलब कि कोई भी स्टील प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो मतलब ये कि आप जानते हो कि PCC के पास है ना टेंसाइल लोड सहने की क्षमता नहीं होती है। अगर उसके इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी के कारण उसमें थोड़ा सा लोड सहने की क्षमता है भी, तो वो जल्दी ही ब्रेक कर जाएगा, और वो ब्रेकिंग जो होगा उसका इंस्टेंटेनियस ब्रेकिंग होगा। और इसमें हो सकता है कि जो स्ट्रक्चर PCC का बना हो उसके अंदर जितने भी सिस्टम होंगी, जितने भी लोग रहने वाले होंगे, उनको क्षति पहुंच सकता है, चोटें लग सकती हैं, किसी की जान जा सकती है ना। आप एज्यूम करो कि आप किसी ऐसे बिल्डिंग में खड़े हो जो बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है, कभी भी वो बिल्डिंग कोलैप्स हो सकता है। समझो, अगर उस बिल्डिंग के अंदर 1000 लोग होंगे, क्या एक भी बचेंगे क्या, है ना। धोखाधड़ी से एक बच भी जाए तो वो जीवन में कामयाब नहीं रहेंगे। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ थी स्टील जब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आता था तब तक। लेकिन स्टूडेंट्स, जब स्टील एग्जिस्टेंस में आ गया, मतलब कि जब स्टील का यूज़ किया जाने लगा स्ट्रक्चर में, चाहे वो कंक्रीट के साथ हो, चाहे वो ऑटोमेटिकली अपने साथ ही क्यों ना हो, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ स्टील का ही स्ट्रक्चर क्यों ना हो, यहाँ पर हमको एक चीज़ का फ़ायदा मिला। जो भी स्ट्रक्चर फेल करने लायक होता था तो उसकी अलार्म हमको पहले मिल जाती थी, उसकी जानकारी हमको पहले मिल जाती थी। जैसे कि मान के चलो, है ना, कि ये मार्कर जो है किसी स्टील का ब्रिज है, ठीक है, इस पर लोड जो पड़ेगा तो मार्कर में क्या आएगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आएगा, है ना। अब उतना बच्चे तो हो नहीं हो जो कि डिफ्लेक्शन का मतलब नहीं समझ सको। डिफ्लेक्शन का मतलब ये होगा कि मार्केट में ये जो मार्कर है इसमें इसके शेप एंड साइज में कुछ ना कुछ कैटेनरी कर्व फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि अगर समझना चाहे तो मान के चलो कि ये मेरा था क्या, कोई ब्रिज, इसका ये सपोर्ट है, इसका सेकेंड सपोर्ट ये है। इस पर मान चलो तुम अगर ये ब्रिज बनाना चाहते हैं आप लोग, इस पर, है ना, ट्रस का ब्रिज बनाना जाता है तो कुछ इस प्रकार से इसका बैरिकेटिंग होगा, है ना, इस प्रकार से इसका बैरिकेटिंग होगा। ये ब्रिज है कोई। अब ये ब्रिज जो है इस पर बहुत सारी लोड आएंगी तो क्या होगा, ये ब्रिज अगर उस लोड को सह नहीं पाएगा तो पहले अपना शेप ऐसा करेगा, उसके बाद लोड नहीं सह पाएगा तो पहले अपना शेप ऐसा करेगा, और उसके बाद अगर लोड की वैल्यू बढ़ती है तो वो ब्रिज गिर जाएगी, वो ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी बात है ये कि ये स्टील जब ये लोड सह नहीं रहा था, ऊपर से आने वाला व्हीकल्स का लोड सह नहीं रहा था, तो उसमें क्या हुआ, एक प्रकार का ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन हुआ, है ना। ग्रेजुअली ये इसका शेप चेंज करता चला गया। मतलब ये कि अगर ये स्टील है तो इसको फेल होने से पहले, मतलब कि मान चलते हैं कि जब इस प्रकार का डिफ्लेक्शन हो जाएगा तो ये फेल कंडीशन का है, और ये क्या है, डिफॉर्म्ड कंडीशन का है। ये मान लेते हैं डिफॉर्म्ड है, और ये मान लेते हैं इतना डिफ्लेक्शन आ जाए तो ये फेल कर जाएगा, मतलब कि स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। अब स्टूडेंट्स एज्यूम करो कि स्ट्रक्चर में इतनी सारी डिफॉर्मेशन की स्टेजेस आई हैं लेकिन स्ट्रक्चर टूटा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इतनी सारी स्टेजेस आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, स्पूल को चेंज कर सकते हैं, या फिर स्पूल पर आने वाली जो गाड़ियों की आवागमन है उसको रोक सकते हैं। मतलब ये कि स्टील के प्रोविजन के बाद हमको ये पता चल जाता है कि स्ट्रक्चर फेल करने को है या नहीं है। ये तो ब्रिज की बात हुई। और थोड़ा सा चर्चा करें तो आप एक नॉर्मली आप अपने छत को देख लो। हो सकता है कि कोई छत अगर 100 वर्ष पुराना हो तो छत लिप जाता है, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन वो छत टूटता नहीं है। टूटने से पहले उस छत में बहुत सारे क्रैक आते हैं, तो क्रैक आते ही पता चल जाता है हमको कि क्या, कि हाँ क्रैक आ गया है और इस बिल्डिंग में रहने लायक नहीं है ना। तो इस बात को जो है, इस बिल्डिंग में रहने लायक नहीं है, इस बात को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि ये बिल्डिंग सर्विसेबल नहीं है। बिल्डिंग सर्विसेबल कहने का मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग में अब सर्विस नहीं दिया जा सकता है, बिल्डिंग में रहा नहीं जा सकता है ना। तो आपको मोटे तौर पर अगर बात किया जाए तो एक ही बात अभी तक समझ में आया होगा क्या, स्टील का हम लोग यूज इसीलिए करते हैं ताकि उसमें क्या होता है कि फेल करने से पहले अलार्म मिलता है। मतलब कि स्टील स्ट्रक्चर का जो फेलियर होता है वो एक डक्टाइल फेलियर होता है। मतलब कि पहले मटेरियल डक्ट करता है, पहले मटेरियल नमरता है, पहले मटेरियल में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आता है, आफ्टर दैट मटेरियल क्या होता है, कोलैप्स होता है।
है ना। तो ये एक एडवांटेज है जिसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्टील की तो ये पहली एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, ये टेम्परेचर के साथ अच्छा व्यवहार रखता है, ये अच्छा टेम्परेचर ससेप्टेबल है। मतलब कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो थोड़ी सी इसमें एक्सपांसन होगी, कम पर टेम्परेचर कमेगा तो थोड़ी सी कंट्रैक्शन होगी। मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट भी स्टील पर अच्छी खासी है ना। और कहा जाए तो स्टील ही ऐसा सिस्टम हो सकता है, स्टील ही ऐसा बिल्डिंग मटेरियल हो सकता है जो कि टेम्परेचर को सहने में अच्छी खासी है ना भूमिका निभा सकता है। टेम्परेचर हो, वेदरिंग एजेंसीज हो, इसे सहने भूमिका निभा सकता है। मतलब ये कि स्टील के साथ स्टील और टेम्परेचर का जो कोरिलेशन देखा जाए वो अच्छा है ना। आपने एक बात और जाना था क्या, कि स्टील फेल होने से पहले डक्टाइल फेलियर देता है। तो ये बात समझ में आएगा ही होंगी स्टूडेंट्स कि स्टील का स्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या है। तो अगर थोड़ा सा पॉइंट वाइज देखा जाए तो फ़ायदे को अगर हम लोग काउंट करना चाहे तो पहला है इट पॉजेज हाई स्ट्रेंथ। ये तो बात की बात है ना। ये क्या है, ये तो सब लोग जानते हैं कि स्टील मटेरियल को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, दैट इज वाई स्टील हैज़ अ हाई स्ट्रेंथ। एंड नेक्स्ट वन इज एज बीइंग लाइट इन वेट इट कैन बी हैंडल्ड इजीली। आप एज्यूम करो कि जो स्टील स्ट्रक्चर है ना, उसका वेट और जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसका वेट, दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और मान चलो आपको है ना, और मान चलो इस ब्रिज का जो सिस्टम है इसमें हम अभी क्या कर रहे हैं, एक कंक्रीट का स्लैब बना रहे हैं, ठीक है। और सिमिलर ब्रिज हम एक सिमिलर ब्रिज बनाएंगे जिसमें हम बनाएंगे क्या, ट्रस का स्लैब, मतलब कि इसमें ट्रस प्रोविजन करेंगे। आप दिमाग लगा सकते हो कि कौन सा ब्रिज जो होगा उसके पास वेट कम होगा, इस ब्रिज के पास इसका जो सेल्फ वेट होगा कम होगा। साथ ही साथ जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है एज कम्पेयर टू कंक्रीट देखा जा रहा है यहाँ पे, अगर जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है उसका एक कॉलम बना लो आप, तो उसको ले जाने में लाने में है ना पसीना छूट जाएगा। लेकिन वही उतना ही स्ट्रेंथ का स्टील स्ट्रक्चर बना लो तो क्या होगा, उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका वेट उससे हल्का होगा। अब भले ही स्टील का जो कॉस्ट होता है ज़्यादा होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू कंक्रीट ये लाइट होता है ना। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, हल्का होगा इसका। नेक्स्ट बात आती है इट हैज़ लॉन्ग सर्विस लाइफ। स्टील के पास क्या होता है, एक अच्छा खासा सर्विसिबिलिटी का लाइफ भी होता है। हम आपको बार बार एक टर्म यूज़ कर रहे हैं सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी सुन के परेशान नहीं होना है। सर्विसिबिलिटी कभी भी स्ट्रक्चर में लॉन्ग टाइम डिफॉर्मेशन से सबलेटेड होता है। मतलब ये कि अगर सर्विसिबिलिटी आपको स्ट्रक्चर की चेक करनी है तो आप क्या करो, उसमें क्रीप चेक करो, है ना। वो लॉन्ग टाइम डिफॉर्मेशन को बताएगा सर्विसिबिलिटी, क्योंकि सर्विसिबिलिटी कैसा होता है किसी भी स्ट्रक्चर का जो बहुत दिन के बाद डिटरमाइन किया जा सकता है, राइट। तो इट हैज़ लॉन्ग सर्विस लाइफ, क्योंकि स्टील के पास अच्छा खासा सर्विस लाइफ होता है। ये कहता है एज बीइंग अ डक्टाइल मटेरियल इट डज नॉट फेल सडनली। जैसे कि आपको मैंने समझाया इससे पहले पूरी कहानी तो इसी पर थी। एज बीइंग अ डक्टाइल मटेरियल इट डज नॉट फेल सडनली, ऑल्सो अर्ली शोज द इम्प्रेशन ऑफ फेलियर बाय हायर डिफ्लेक्शन। ये जो हायर डिफ्लेक्शन है, ये जो अभी मटेरियल ऐसे ऐसे कर रहा था, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन। आने वाले जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें डिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग खूब पढ़ेंगे, है ना। मन भर पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि ऐसा आपको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा जिसका आप डिफ्लेक्शन डिटरमाइन नहीं कर सको। लोड दो, डिफ्लेक्शन कितना होगा बता सकते हो, चाहे कोई भी कंटिन्यूअस बीम हो, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो, कुछ भी स्ट्रक्चर आ जाए, अब आपको घबराने की बात नहीं है। आप जब मॉस में थे तो उसमें आपके साथ लिमिटेशन क्या था कि आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहे थे तो थोड़ा सा कम बना रहे थे, क्योंकि आपके पास स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम का कंसेप्ट था। लेकिन अब जब आप टॉस में आ गए हो तो मतलब कि मॉस का बड़ा भाई टॉस, अगर ये कह सकते हो देहाती भाषा में तो कह लो, है ना। खुश करने के लिए कह दिया तो कह लो। लेकिन बात आती है टॉस की, तो टॉस एक एडवांस वर्जन है जो कि स्ट्रक्चर के पूरी बिहेवियर के साथ डील कर सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो बात आती है किसमें स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे, है ना, डिफ्लेक्शन के बारे में। तो क्या होता है, डिफ्लेक्शन ही है ये जो अभी कैटेनरी फॉर्म कर रहा है वो डिफ्लेक्शन ही है।
तो स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन पहले ही मिल जाता था, जिसके कारण हम जान जाते थे क्या कि इसमें फेल होने वाला है स्ट्रक्चर, इसलिए हम उसमें से अपने सामान को वगैरह को अपने आप को खाली कर लेते थे घर से। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है इट इज़ ऑल्सो गैस एंड वाटर टाइट। आप जानते होंगे कि जो सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, वो भी एक प्रकार का स्टील मटेरियल होता है। चाहे जो भी स्टील हो, माइल्ड स्टील हो, हाई कार्बन स्टील हो, रफ आयरन स्टील हो, जो भी हो, लेकिन क्या होगा, वो एक स्टील का ही मटेरियल है। आप देख सकते हैं उसमें से गैस का लीकेज नहीं हो सकता, मतलब ये गैस टाइट है। और वाटर टाइट तो होगा ही, क्योंकि आप जान सकते हैं कि स्टील की डेंसिटी इतनी अच्छी होती है जिसमें कि वाटर का पार्टिकल का आपस आर पार नहीं हो सकता, मतलब कि स्टील में परमेबिलिटी का गुण नहीं होता है। दैट इज़ वाई स्टील के पास एक गैस एंड वाटर टाइटनेस का भी नेचर है। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स, इट कैन बी इरेक्टेड क्विकली। इरेक्शन करने का मतलब होता है स्टूडेंट्स, किसी भी स्ट्रक्चर में आप जब कंपोनेंट को खड़े करते हो, ये इसके जितने भी एलिमेंट है उसको खड़े करते हो, तो उसको बोलते हैं इरेक्शन। तो स्टील स्ट्रक्चर क्या होगा? स्टील स्ट्रक्चर में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको आप इजीली खड़े कर सकते हो, है ना। एज्यूम करो स्टील का बीम है, उसको लगाना है, इट इज़ वेरी 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 लो टास्क, इसमें कोई अब ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। भले उसका वेट जो होगा उसमें क्रेन लगा देंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन उसको इजीली हम लोग खड़ा कर सकते हैं, इजीली स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। नट बोल्ट पर टाइट कर दीजिए, वेल्डिंग मार दीजिए, है ना। तो इसी नट बोल्ट पर टाइट करने के लिए, वेल्डिंग मारने के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कनेक्शन चैप्टर, जिसमें हम लोग रिवेटेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन के बारे में मेनली चर्चा करेंगे। आप लोगों के सिलेबस में बोल्टेड कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग वेल्डेड कनेक्शन कंसेप्ट को, जिससे कि मेरा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम चल जाए, जो कि ज़रूरत होती है, उसको पढ़ेंगे। किसको? बोल्टेड कनेक्शन को, क्योंकि बोल्टेड कनेक्शन में कुछ आ जाती है चीज़ें जो कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो बात होगी। तो स्टूडेंट्स, ये रहा स्टील का जो एडवांटेज सिस्टम है। एडवांटेज, पहला टर्म एडवांटेज ऑफ स्टील इन स्ट्रक्चरल मेंबर, वो क्लियर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स, डिसएडवांटेज ऑफ स्टील एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। ये जो टर्म है आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, इसका एक हेडिंग बना सकते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ स्टील एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर, है ना। तो अभी आप जान रहे थे कि इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है ना, लेकिन एक बात स्टील के साथ और होती है क्या, कि स्टील को, है ना, कोरोजन से बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब कि अगर उसको बाहर एटमॉस्फेयर में आप रख दीजिएगा तो उसमें जंग लग जाएंगी, है ना। तो ये एक इसके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो उसके सर्विसिबिलिटी को कम कर सकता है। ठीक है, मतलब कि उसके लाइफ को कम कर सकता है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, व्हेन स्टील स्ट्रक्चर्स आर सब्जेक्टेड टू कंटैक्ट ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली, देन इट अंडरगोज टू कोरोजन कॉजिंग द फेलियर, है ना। इसमें कोई ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं, जो कि आपको समझाया जाए, आप समझते हैं इस बात को कि जब स्टील को हम लोग एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो उसमें जंग लग जाएंगी, दैट इज वाई उसमें जल्दी फेलियर का कारण बन सकता है। ठीक है, अब कह रहा है एक्स्ट्रा पेंटिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम, है ना, इट फ्रॉम वेदरिंग एक्शन। अब जैसे कि समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये मेरा मार्कर स्टील का बना हुआ है, तो हमको इसको एक्स्ट्रा ऊपर से पेंट करना पड़ेगा ताकि इस पर एयर का, वाटर का कनेक्शन न बन पाए, जिससे फाइनली क्या होगा, इस पर कोई भी जंग नहीं लगेगा। मतलब कि इसको, इस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक्स्ट्रा पेंटिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स, इट हैज़ रिक्वायर्ड फायर प्रूफ ट्रीटमेंट विच कॉजेज द कंसिडरेबल इंक्रीमेंट इन द कॉस्ट। स्टूडेंट्स, ये टर्म आया यहाँ पर, इट हैज़ रिक्वायर्ड फायर प्रूफ ट्रीटमेंट। तो ये फायर प्रूफ ट्रीटमेंट क्या होता है, ये बात आती है, ये टर्म है फायर प्रूफ ट्रीटमेंट, है ना। स्टूडेंट्स, जो भी कीवर्ड्स है जिसको मैं यहाँ पर घेर रहा हूँ, आप उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ये हाईलाइट अपने साथ, हाईलाइटर अपने साथ रखिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप जैसे कि मैं इसको ये कर दिया, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, है ना। आप चाहेंगे तो इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन को, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हाईलाइट कर, आपके पास हाईलाइटर होना चाहिए। ये सब स्टडी को यूनिक बनाने का तरीका होता है ना। आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप आगे जाकर इस चीज़ को पूरा पढ़ सको एज वर्ड बाई वर्ड, इसीलिए हम लोग के पास हाईलाइटर होना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्या है फायर प्रूफ ट्रीटमेंट जो होता है क्या स्टूडेंट्स, फायर प्रूफ ट्रीटमेंट जो होता है वो स्टील के ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा कोटिंग डालते हैं, जो कि उसको पहले से तो स्टील के पास टेम्परेचर रेजिस्टेंस की कैपेसिटी होती ही है, लेकिन जब उस पर हम और जब फायर प्रूफ ट्रीटमेंट कर देते हैं तो क्या होता है, उसके पास एक अच्छा, बहुत ही अच्छा क्या होती है, उसके पास फायर को रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी आती है। मान लीजिए ये कोई स्टील है ना, ये कोई स्टील है,
और इसका फायर प्रूफ ट्रीटमेंट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टील के ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा कोटिंग डालेंगे, है ना, जो कि एक अलग मटेरियल का होगा, कोई भी मटेरियल जो होगा उसका होगा, और क्या होगा, वो टेम्परेचर के अगेंस्ट ज़्यादा रेसिस्टेंस डालेगा। मतलब कि अगर कोई स्टील फायर प्रूफ्ड है तो आप उस पर जल्दी आग नहीं लगा सकते हो, ये बात होती है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर, ये बात यहीं पर समाप्त होती है स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स एक चीज़ हम आपको अभी और पढ़ाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है स्टील स्ट्रक्चर का। मान के लिए अगर हम स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइन पढ़ रहे हैं तो ऐसी कौन सी फैक्टर होंगी जिसकी मदद से हम स्टील स्ट्रक्चर का क्या करेंगे, स्टील स्ट्रक्चर को व्यवहार में लाएंगे, मतलब चुनेंगे कि मेरा एल सेक्शन चुनना है कि आई सेक्शन चुनना है। उस सारी चीज़ों पर हम लोग कुछ ना कुछ अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे, एक हेडिंग लगाएंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर स्टील एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। तो स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, कोई भी सिलेक्शन क्राइटेरिया हो, इसको जानने से पहले हम ये बात तो जरूर जानना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं दरभंगा में हूँ और हमको यहाँ पर स्टील की कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनानी है, और हमको ये बात पता है कि इस मार्केट में, दरभंगा मार्केट में है, एक ही सेक्शन चलता है, वो मोटका पाइप वाला रॉड, मतलब कि वो सिलेंड्रिकल सेक्शन चलता है ना, सिलेंड्रिकल सेक्शन चलता है। या फिर ये भी नहीं होगा तो एक चीज़ ये भी बहुत प्रचलित है, मतलब कि एंगल सेक्शन, ये एंगल सेक्शन। हम जानते हैं कि जो दरभंगा में इसी दो प्रकार के मटेरियल की अवेलेबिलिटी है ना, तो चाहे सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ भी हो, हम मुंबई से तो मटेरियल यहाँ नहीं लाएंगे। मानते हैं कि मुंबई में फैब्रिकेशन प्लांट है, झारखंड में फैब्रिकेशन प्लांट है, टाटा स्टील प्लांट है, वहाँ ऑर्डर दिया जा सकता है, लेकिन वहाँ से यहाँ लाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आप एज ए इंजीनियर होंगे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते होंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहला एम होता है कि आप कॉस्ट को कम कर दो। इसीलिए सबसे बड़ी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि मार्केट में जो सेक्शन अवेलेबल है उसके साथ काम चलाना चाहिए। मतलब कि सिलेक्शन क्राइटेरिया उसका जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगा उस पर तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उस विशेष सेक्शन का, या फिर वो आई सेक्शन हो, या फिर डी सेक्शन हो, या फिर एल सेक्शन हो, उसकी मार्केट अवेलेबिलिटी है या नहीं। मतलब कि मटेरियल जो मेरा होगा वो मेरा लोकली अवेलेबल है या नहीं। इसके अलावा उस विशेष सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस होगा, उस पर भी डिपेंड करेगा उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। मतलब कि अगर मान चलिए कि सिस्टम, अगर मान चलिए हम आई सेक्शन का लेते हैं और आई सेक्शन का जो सेक्शन मॉडुलस होगा, है ना, इस पर भी सिलेक्शन क्राइटेरिया डिपेंड करेगा। और कोई मान चलिए एल सेक्शन लेते हैं, इस पर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, मतलब कि इस दोनों के अगर बारे में मैच किया जाए तो इसका सेक्शन मॉडुलस भी प्रभावित करेगा सिलेक्शन क्राइटेरिया, है ना। किसको प्रभावित करेगा? इसका सेक्शन मॉडुलस भी प्रभावित करेगा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कैसे इसको लिया जाना है। और जब हम आगे डिजाइन करेंगे, जब हम आगे टेंशन मेंबर पढ़ेंगे, कंप्रेशन मेंबर पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो सेक्शन मॉडुलस का सिस्टम है ना, सेक्शन मॉडुलस जानते हैं आप लोग, जेड को बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस, जेड मतलब कि I/Y मैक्स। आप लोग इसको इसमें पढ़े होंगे, मॉस में पढ़े होंगे। तो ये चीज़ पर बहुत चीज़ डिपेंड करने वाला है हमारे स्टील डिजाइन में। तो इस प्रकार से सिलेक्शन क्राइटेरिया किस चीज़ पर निर्भर किया स्टूडेंट्स? सिलेक्शन क्राइटेरिया, है ना, दो चीज़ों पर निर्भर किया। एक तो मटेरियल के सेक्शन मॉडुलस पर, और दूसरी मटेरियल के मार्केट अवेलेबिलिटी पर, है ना, कि मार्केट में मटेरियल की क्या अवेलेबिलिटी है, उसको, उस पर भी इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया डिपेंड करता है। इसमें लिख सकते हैं हम
the selection criteria for structural steel member is depended completely on market availability of the rolled steel section। रोल्ड स्टील सेक्शन कहने का मतलब है जो भी 5 टाइप आपको पढ़ाए थे, रोल्ड स्टील सेक्शन है ना, दैट इज उसमें लिख सकते हैं टी सेक्शन है ना एल सेक्शन या फिर एंगल सेक्शन कहिए एटसेट्रा है ना। आई सेक्शन भी था एक, मार्केट अवेलेबिलिटी एटसेट्रा कर दीजिए। इसमें क्या लिखे, कंप्लीटली ऑन मार्केट अवेलेबिलिटी ऑफ द रोल्ड स्टील सेक्शन एंड सेक्शन मॉडुलस एज वेल। मतलब कि स्ट्रक्चरल स्टील का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है इन सारी चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये लिख सकते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स हम लोगों की यूनिट नंबर फर्स्ट की। तो हम लोगों का जो यूनिट नंबर फर्स्ट था जिसमें इंट्रोडक्शन के बारे में जानना था वो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। मतलब कि इसमें अब कुछ बचा नहीं है। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे कनेक्शन के बारे में। तो कनेक्शन के बारे में आपको है ना वेल्डेड कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन के बारे में अच्छी से जानकारी दी जाएगी। बोल्टेड कनेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से polytechhub.com के साथ जुड़े रहिए है ना। और इसमें स्टिल आपको अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने आप को फ्री महसूस कीजिए और आप बेधड़क हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने डाउट को मेंशन कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए दिए गए नंबर पर। आपको कोई भी दिक्कत होगा हमें व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। ये 9137073346 ये जो नंबर है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना। व्हाट्सएप नंबर है SK ठाकुर। आप हमसे इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कोर्स से रिगार्डिंग, कोर्स परचेज से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो आप इस पर हमको मिल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप और हमसे कनेक्टिविटी चाहते हैं तो आप polytechhub.com से जुड़े रहें। polytechhub.com का यूट्यूब चैनल जो है इससे जुड़े रहें, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद वहाँ पर आएगा एक बेल आइकन एक प्रकार का घंटी का आइकन होगा, उसको आप दबाइए। जो भी करना है तहस नहस कीजिए है ना, फाड़ फूड़ दीजिए, कुछ भी करना है कर लो, लेकिन उसको एक बार टच जरूर कर लो है ना। और करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। इस प्रकार से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और लोगों को बताओ कि आज सेमेस्टर 5th का स्टील डिज़ाइन का यूनिट नंबर फर्स्ट ख़त्म हो गया है ना। और ये मेरा डेमो क्लास में ही ख़त्म हो गया। ठीक है, इसमें मैंने 2 वीडियो बनाया था है ना, और एक लगभग 3 वीडियो बन चुका है। तो इसमें सिस्टम आपके पास होंगी, सारी चीज़ें हैं और आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है इस पर कनेक्शन का आएगा और हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।